हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, इसके जो जनक हैं या इसके जो प्रणेता हैं वो माने जाते हैं G.H. मीड की एक बुक आई थी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये वाली पुस्तक जो है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित जो इनका सिद्धांत था वो बताया था। तो क्या होता है, इन्होंने क्या बताया था, थोड़ा सा उसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि मानव के विचार और अनुभव और जो भी बिहेवियर होता है ये सब कुछ सामाजिक होता है। मतलब कि जो मनुष्य है वो प्रारंभ में बिल्कुल शून्य होकर के जन्म लेता है, फिर जैसे जैसे वो लोगों को देखता है अपने आसपास के, उसके संबंधी होते हैं, कुछ निकट संबंधी, कुछ दूर के संबंधी, तो उनको देखता है और फिर उसके बाद उनकी क्रियाओं का अनुकरण करता है। तो यही जो चीज़ें हैं, यहीं से उसके अंदर उसकी विचार शक्ति आती है, उसका अनुभव आता है और उसका बिहेवियर निर्धारित होता है। ये सब कुछ सामाजिक होता है, समाज में ही बनता है और समाज के द्वारा ही, समाज में ही वो क्रियाएं करता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। आप बच्चे थे तो आपको नहीं पता था कुछ भी, कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बात करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, ये सब कुछ भी आपको नहीं पता था। आप थोड़ा सा बड़े हुए, फिर आपके अंदर थोड़ी सी धीरे धीरे समझ आती गई। तो वो समझ कहाँ से आई? पहली चीज़, आपने अपनी माँ को देखा, उनके व्यवहार को अनुकरण किया कि वो कैसे व्यवहार करते हैं। देखा होगा कोई बच्चा होगा तो उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन या उसके दादा दादी, कोई भी लोग उसके परिवार के या उसके जो साथी समूह हैं या फिर बाद में जो विद्यालय में जाता है, तो इन सब लोगों से जैसा बिहेवियर उसको देखने को मिलता है, धीरे धीरे उसके अंदर वैसा ही आ जाता है। आपने खुद में महसूस किया होगा कि यदि आप किसी के साथ में, उसके कांटेक्ट में ज़्यादा रह रहे हो, तो उसकी आदतें, उसके सोचने का तरीका, उसकी बातें आपके अंदर आने लगती हैं। किसी उदारवादी व्यक्ति के साथ में आप रह रहे हो तो आपकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। किसी रेडिकल थिंकिंग वाले के साथ में आप रह रहे हो तो आपकी सोच, आपकी विचार शक्ति वैसी हो जाएगी। देखा होगा ना, पढ़ाई करने वाले बच्चे के साथ रहो तो आपका भी मन करने लगता है कि थोड़ा सा पढ़ें, और जो एकदम पीछे खींचने वाले बच्चे होते हैं तो आपका भी मन करता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें करें। तो जैसी चीज़ें हम देखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, वैसी ही चीज़ें हमारे दिमाग में आती जाती हैं। हमारे विचार और हमारा जो अनुभव होता है, देख देख के हमारा व्यवहार उसी से बन जाता है। तो इन्होंने बताया कि ये जो व्यवहार है, ये जो अनुभव है, यदि हमें मनुष्य के अनुभव, मनुष्य के व्यवहार को, उसके विचार शक्ति को समझना है तो इसके लिए हम प्रतीकों को समझेंगे। प्रतीकों को समझा जा सकता है भाषा के द्वारा। लोग जो होते हैं वो अंतःक्रिया के द्वारा स्व का विकास करते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने कल ही बताया था कि एक तो मन और दूसरा स्व यानी कि सेल्फ। ये दो चीज़ें की टर्म के जैसे इन्होंने यूज़ करी हैं, एक तो मन और दूसरा स्व। तो स्व क्या होता है, सेल्फ का विकास कैसे होता है? तो मीड ने कहा कि व्यक्ति दूसरों से बात करता है, देखता है, उनको देखा देखी करके, अनुकरण करके, भूमिका ग्रहण के द्वारा स्व का विकास होता है। इन्होंने बताया कि जो आत्म है या जो सेल्फ है या जो स्व है, इसके विकास के दो स्तर होते हैं। कौन कौन से? पहला स्तर होता है जैसा वो मूल रूप में जन्म लेता है या जो उसका स्वभाव होता है। ये होता है व्यक्ति का मूल स्वभाव। मूल स्वभाव कैसा होता है? कोई कोई जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मृदुभाषी होते हैं। ये मूल स्वभाव होता है जो उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन एक दूसरा होता है, इंटरेक्शन के बेस पे आ जाता है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा शांत प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ में रहने लगो, या कोई ऐसा हो जो आपको समझाए चीज़ों को सही से, तो आपका व्यवहार भी कहीं ना कहीं वैसा ही हो जाएगा और आप भी थोड़ा सा अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो लेकिन आपका जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा अपराधी किस्म के लोगों के साथ हो जाए, तो आपका व्यवहार भी कुछ कुछ वैसा ही हो जाएगा, या नहीं व्यवहार तो एटलीस्ट भाषा तो आपकी वैसी हो ही जाएगी। तो एक होता है व्यक्ति का मूल स्वरूप,
और दूसरा होता है जब वो इंटरेक्शन करता है। तो जो मूल स्वरूप होता है इसको इन्होंने नाम दिया आई। जो व्यक्ति खुद में होता है, उसने कोई क्रिया करी, फिर मी पे होता है उसका इंटरेक्शन दूसरे लोगों से। किन किन लोगों से होता है? तो इन्होंने बताया कि मी पे उसका इंटरेक्शन होता है सामान्यीकृत अन्य से और महत्वपूर्ण अन्य से। सामान्यीकृत अन्य यानी जनरल लोग, जनरलाइज्ड, और महत्वपूर्ण अन्य यानी जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। कौन इम्पोर्टेंस रखते हैं एक बच्चे के जीवन में? सबसे ज़्यादा उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा। आपके जीवन में भी सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है? आपके मम्मी पापा। फिर कौन आते हैं? आपके जो साथी समूह हैं, जो क्लोज्ड फ्रेंड होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यीकृत अन्य। सामान्यीकृत में कौन आ गया? थोड़ा सा जिनसे हमारा दूर का रिश्ता होता है, मतलब फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड, मामा के नाना के भांजे, ऐसे करके जो मतलब दूर के रिश्ते। ठीक है। तो और कोई भी द्वितीयक संस्थाओं में आप चले गए, कोई भी आर्थिक संस्थाएं हैं, आपके ऑफिस के रिलेशन हैं, आपके कॉलेज में जो अदर पर्सन हैं उनसे जो रिलेशन है, थोड़ा दूरी के रिश्ते। यहाँ पे महत्वपूर्ण यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है तो वो निकट के रिश्ते हो गए, और सामान्यीकृत में थोड़ा सा पास के हैं, क्लोज्ड रिलेशन है। तो सामान्यीकृत में दूर के रिश्ते हैं और महत्वपूर्ण में पास के। महत्वपूर्ण यानी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और सामान्यीकृत जो कि जनरल लोग, जो हमारे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखते हैं लेकिन हम अंतःक्रिया उनसे भी करते हैं। तो हम अपने मूल स्वरूप में यानी जो हमारी जैसी प्रवृत्ति है, ये हमारी आई, हमारी मूल प्रवृत्ति, हमने क्रिया किया सामने वाले के साथ में, इंटरेक्शन किया। अब सामने वाले को हमने देखा कि वो प्रतिक्रिया क्या दे रहा है, सामने वाले से देखा कि वो किस तरीके से भूमिकाएं निभा रहा है। तो जब हमने देखी दूसरों को, भूमिकाओं को देखा, तो हमारे अंदर हमने इंटरेक्शन किया मी पे। ठीक है। तो प्रभाव कहाँ पे पड़ता है? महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यीकृत अन्य का मी पर, क्योंकि मी पर ही व्यक्ति अंतःक्रिया करता है। दूसरों से बातचीत करी, देखा कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि जो देखते हो आप, जैसे जेआरएफ वाले जो क्वालिफाइड लोग हैं, तो आप देख रहे हो ना कि वो लोग कैसे पढ़ाई किए, तो अब आप अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस लाओ। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है, फिर मी पे उसने सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य को देखा, उनकी भूमिकाओं को सीखने का प्रयास किया। मीड ने देखो की टर्म है मीड की, कि व्यक्ति सीख सीख के चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो भूमिका ग्रहण मतलब देख देख के, सीख सीख के अपने अंदर ग्रहण करना। जो आपको मिलने वाली है भूमिका, उसको सीख सीख के। आपकी शादी होने वाली है, अब आप देख रहे हो आपके बड़े भाई बहन कैसे उस विवाह बंधन को निभा रहे हैं, या आपके पेरेंट्स ने कैसे उस बंधन को निभाया, तो आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो भूमिका जो मिलने वाली है उसके लिए सीखना, उसके लिए ग्रहण करना चीज़ों को। तो इंटरेक्शन हुआ, मी बना, और इसी इंटरेक्शन के फलस्वरूप उसके अंदर अवचेतन रूप से, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा और सीख रहा है चीज़ों को, कुछ चीज़ें अवचेतन मन से, कुछ चीज़ें जानबूझ के सीख रहा है। और इसी के बेस पे क्या बन गया उसका? सेल्फ। कि हम बोलते हैं ना कि हमारा ये चीज़, हम, तो ये जो सेल्फ है, ये जो स्व है, ये कहाँ से बना? तो ये बनता है इंटरेक्शन के आधार पर, लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करके। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बताई। क्लियर हुआ? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म के विकास के 3 चरण इन्होंने बताए हैं, कि जो सेल्फ होता है ये 3 चरणों में विकसित होता है। इसको आप समाजीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हो। तो आत्म के विकास के 3 चरण कौन से बताए? पहला बताया चरण अनुकरणात्मक स्तर होता है, जब बच्चा बिल्कुल एकदम देख देख के ही, जैसा वो देखता है वैसा ही करने लगता है। छोटा बच्चा देखा होगा, बिल्कुल छोटा बच्चा, अब वो चीज़ें कैसे करता है, उसको सिखाया जाता है, बेटा मम्मा बोलो, बेटा पापा बोलो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। छोटा बच्चा, वो फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके घर के लोग कैसे सुबह उठ जाते हैं, मंजन करते हैं, क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब देख देख के, तो वहाँ पे वो अनुकरण कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल A to Z, कुछ भी सोच नहीं रहा, अनुकरण कर रहा। फिर आया खेल स्तर, थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा वो बाहर खेलने जाने लगा, उसके साथी समूह बन गए। अब वहाँ पे वो देखता है, थोड़ा सा नियमों को उसने सीखा। खेल में नियम होते ना, कि तुम सही से नियमों को फॉलो नहीं करोगे, तुमको हम नहीं साथ में खिलाएंगे, या तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, ये चीज़ें होती ना। तो थोड़ा सा उसके अंदर अनुशासन आया, थोड़ा सा किस तरीके से टीम के साथ में कार्य करते हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे करके
आई। तो दूसरा स्तर हुआ खेल स्तर, जब वो इंटरेक्शन करता है। फिर क्रीड़ा स्तर, अब क्रीड़ा स्तर में बच्चा बड़ा हो गया, और ज़्यादा बड़ा हो गया, वो कॉलेज गोइंग कह सकते हो या फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो वहाँ पर वो और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके सेल्फ का विकास होता है। तो मीड के सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है? आई, मी और सेल्फ, और उसके बाद महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यीकृत अन्य। ठीक, और 3 स्तर बताए इन्होंने आत्म के विकास के, अनुकरणात्मक स्तर, खेल स्तर और क्रीड़ा स्तर। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है वो भूमिका ग्रहण के द्वारा ही सेल्फ का विकास कर पाता है। भूमिका ग्रहण का भी टर्म इन्होंने दिया। तो ये है मीड के की पॉइंट कह सकते हो, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, मैं हमेशा कहती हूँ पहले एग्जाम क्रैक कर लो, फिर उसके बाद सोशोलॉजी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप आराम से पढ़ना, अच्छे से नॉलेज को वो करना, लेकिन पहले एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो जो आपके सिलेबस में है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हर्बर्ट ब्लूमर, जो थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड पर्सपेक्टिव एंड मेथड। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का परिप्रेक्ष्य और विधि, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने मानवीय व्यवहार को समझने के लिए आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। अच्छा, ये टर्म आई है आगमन विधि, क्या होती है ये? मैंने पढ़ाया हुआ है रिसर्च वाले में, आप लोगों को याद हो शायद। आगमन विधि में क्या होता है कि हम 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, एक बच्चे से, कोई एक विशेष व्यक्ति है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, ये होता है आगमन विधि। हमने देखा कि राम पढ़ने में तेज है, श्याम पढ़ने में तेज है, गीता पढ़ने में तेज है, सीता पढ़ने में तेज है, तो हमने क्या कहा कि ये पूरी कक्षा पढ़ने में तेज होगी, मतलब विशिष्ट से सामान्य की तरफ गए। ठीक, हमने देखा कि जैसे न्यूटन का लॉ था, तो अब पेड़ से फल गिर रहा है तो नीचे गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो वो चीज़ उसने पहले देखी। यानी पहले हम आगमन विधि में क्या करते हैं? पहले हम अवलोकन करते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं, तो हम पहले अवलोकन करेंगे, फिर अवलोकन के द्वारा हमारी समझ में जो चीजें आई, हमने नियम बनाए, नियमों के बाद हमने फिर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो ये होता है अवलोकन। सबसे पहले अवलोकन करेंगे, तो एक एक व्यक्ति का अवलोकन करेंगे, फिर पूरे समाज के बारे में हम चीजों को समझेंगे। तो आगमन विधि का प्रयोग किया इन्होंने बताया कि हमें जिस व्यक्ति का अध्ययन करना है, स्वयं को उसी के दृष्टिकोण या संदर्श से अध्ययन करना पड़ेगा। देखो, मीड और ब्लूमर में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। वैसे मीड भी वही बात कहते हैं, ब्लूमर भी वही बात कहते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जहाँ पे ये वर्ड आ जाए दृष्टिकोण या संदर्श, वहाँ पे ब्लूमर होंगे, और जहाँ पे ये वर्ड ना आए और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात हो तो वो मीड को लगा देना आप। ठीक, ये वर्ड पकड़ लो आप, भूमिका ग्रहण मीड का, और दृष्टिकोण या संदर्श ये किसका है? ये है ब्लूमर का। तो ब्लूमर ने बताया कि हमें जिस व्यक्ति का अध्ययन करना है उसी के दृष्टिकोण से, उसी के संदर्श से। दृष्टिकोण मतलब अगर हमें आपके बारे में जानना है तो हम आपके ही दृष्टिकोण से, कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कैसे समाज को देख रहे हो, कैसे सामाजिक घटनाओं को समझ रहे हो, आपके दृष्टिकोण से, आपके संदर्श से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो संदर्श या दृष्टिकोण की बात किसने करी है? ब्लूमर ने करी है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताएं या मान्यताएं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिन पे ये सिद्धांत आधारित है? तो जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं, ये लोग मानते हैं कि मनुष्य के अंदर विचार शक्ति होती है। मनुष्य पशुओं से किस तरीके से अलग है? क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, उसके अंदर क्षमता है, चीज़ों को वो समझ सकता है, चीज़ों को वो एनालाइज कर सकता है। तो उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको कैसे ठीक किया जाए। सारा कुछ मनुष्य सोच सकता है। तो मनुष्य के अंदर विचार शक्ति होती है। विचार शक्ति के आधार पर ही जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, ये प्रतीकों का निर्माण करता है। हमने देखा कोई चीज़, हमारे अंदर विचार आया, और फिर हमने उसी विचार को प्रतीकों के माध्यम से बना दिया।
तो विचार शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रतीकों का निर्माण करता है, फिर उनका अर्थ भी निकालता है। मनुष्य ही प्रतीकों का निर्माण करता है और प्रतीकों का अर्थ भी निकालता है कि इस प्रतीक का क्या अर्थ होगा, और उनमें समय समय पर परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य ही प्रतीकों का निर्माण करता है, उनका अर्थ निकालता है अंतःक्रिया के द्वारा और उनमें परिवर्तन कर सकता है। और ये सब क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर विचार शक्ति होती है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। विचार शक्ति मतलब सोचने समझने की क्षमता। फिर अगली चीज इन्होंने बताई कि प्रतीकों का जो निर्माण होता है ये सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने बना दिया कोई प्रतीक, कई सारे व्यक्ति आपस में बात किए और फिर जाकर के प्रतीक डेवलप होते हैं। जैसे आप और आपके फ्रेंड हो, बहुत सारे छिपे हुए कोड आपके डेवलप्ड होंगे। कहीं पूरे महफिल में बैठे हो, किसी भी पार्टी में बैठे हो, किसी को देखा, आप दोनों ने इशारे इशारे में बात हुई, किसी पे हंसी आ रही है, आप दोनों मन में ही हंस ले, किसी तीसरे को समझ नहीं आया। अब ये क्या है? अंतःक्रिया है ना, कि आपस में आप लोगों की कोडिंग है। तो जो प्रतीक है इनका निर्माण अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। सामाजिक समूह जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? जब लोग अंतःक्रिया करते हैं, आपस में मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होगे, तो समूह कैसे बनेगा? जब एक दूसरे के बारे में जानोगे, एक दूसरे से प्रभावित होगे, तभी तो एक ग्रुप में आओगे। अब जैसे आप लोग यहाँ पे एक ग्रुप में हो, तो आपने मेरे बारे में जाना, मैंने आपके बारे में जाना, और अभी हम सब लोग एक ग्रुप में हैं। तो अंतःक्रिया के द्वारा ही समूहों का निर्माण होता है। फिर कुछ परिभाषाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ब्लूमर ने कहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्द मनुष्यों में होने वाली क्रिया और विशिष्ट विशेषता वाली अंतःक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुछ विशिष्ट विशेषताएं होंगी, ऐसी अंतःक्रिया जब होगी तो उसको कहेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये चीज कही ब्लूमर ने। और मीड ने क्या कहा? मीड ने कहा कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकता है। देखो, इन्होंने बात करी संदर्भ की और उन्होंने बात करी संदर्श की। ठीक है, वर्ड दोनों अलग हैं, याद रखना। तो समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ये कहने का तात्पर्य है मीड के। और ब्लूमर का मानना है कि अंतःक्रिया का ही अध्ययन होता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में, और प्रतीकों का अध्ययन होता है। तो ये थे ये दोनों थिंकर। ऐसे ही हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे टिल द एग्जाम। आप लोगों को जो टारगेट है 120+ का, उसको अचीव करना है, तो अपना फुल एफर्ट दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।